हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। ग्रुप थ्योरी के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप, जिसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि परम्यूटेशन ग्रुप को किस तरह से जनरलाइज किया जा सकता है। एक परम्यूटेशन ग्रुप के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकिल की बात करेंगे, जिन्हें आप चक्रीय क्रमचय या चक्र कह सकते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, एक क्रमचय के लिए आपके पास कोई फाइनाइट सेट होना चाहिए। हमने मान लिया x1, x2, xn n एलिमेंट्स का कोई एक फाइनाइट सेट है। f S से S पर डिफाइन होने वाला कोई परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय है। अब ये क्रमचय एक चक्रीय क्रमचय कब कहलाएगा, उसकी कंडीशन होगी कि मान लो f एक ऐसा क्रमचय है जो x1 की इमेज सपोज x2 बना दे, x2 की इमेज x3 बना दे। इस ऑर्डर में बहुत सारे एलिमेंट इस तरह से आ जाएं कि मान लो xk-1 है, वो इमेज बना देता है xk, कंटिन्यूअसली आएंगे और f ऑफ xk रिपीट होके वापस फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, सपोज x1। पहली कंडीशन तो ये है, और इसको मिनिमाइज करके आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि f ऑफ xj इक्वल टू xj+1 फॉर j इक्वल टू 1 to k-1। समझ गए होंगे कि xj, जिसमें मैंने j इंडिसेस को इस तरह से अरेंज किया है कि उसकी वैल्यू 1 से k-1 तक हो सकती है। यानी ये सारे रिजल्ट यहां तक के इस अकेले इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि xk की वैल्यू क्या हो जाए, वापस से x1 हो जाए। इसका मतलब k एलिमेंट इस तरह से आ रहे हैं f के अंतर्गत, एक के बाद एक एलिमेंट इमेज की फॉर्म में मिल रहा है। इसके अलावा S में बहुत सारे एलिमेंट बच सकते हैं, वो सेल्फ की इमेज हो, ठीक है, वो सेल्फ की इमेज हो। जैसे f ऑफ xj इक्वल टू xj फॉर j इक्वल टू ग्रेटर देन k कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन k कह दीजिए। यानी k से बड़े हर मान के लिए ऐसी सिचुएशन हो कि हर एलिमेंट खुद की ही इमेज हो, जो इस साइकिल में बच गए वो सब सेल्फ की इमेज हो, तब हम कहते हैं कि वो परम्यूटेशन f साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब इसको मिनिमाइज करके अगर लिखना है तो उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेंगे। कुल मिला के वो f इस तरह से लिखा जा सकता है x1, x2, xk। इसको इस तरह से मानेंगे कि x1 की इमेज x2, x2 की इमेज x3, इस तरह से बढ़ता जाएगा xk-1 की इमेज xk और xk की इमेज वापस से फर्स्ट एलिमेंट x1। तो मिनिमाइज ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उससे अगला अवयव हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उससे अगला अवयव हो और अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम हो जाए। इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट बी नेक्स्ट एलिमेंट एंड द इमेज ऑफ लास्ट एलिमेंट बी फर्स्ट एलिमेंट, तब हम कहेंगे f एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। तब बात आती है लेंथ ऑफ साइकिल की, ठीक है, कि उस चक्र की लंबाई कितनी है। तो जिस साइकिल में जितने एलिमेंट आएंगे वो उसकी लेंथ कहलाएगी। जैसे इस साइकिल में कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमें पता है, k एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस साइकिल को कहा जाएगा साइकिल ऑफ लेंथ k। अब इस बात को आप नोट कर सकते हैं। यदि परिमित समुच्चय S बराबर x1, x2, x3 xn तथा क्रमचय f फ्रॉम S to S
इस प्रकार परिभाषित हो कि f ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे प्लस वन। किसके लिए? कोई भी एक इंडिसेस मान लो, जैसे फॉर जे इक्वल टू 1 to k माइनस वन, वो एक इंडिसेस पे हम डिफाइन करके बता रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब k माइनस वन तक ऐसी सीरीज है कि वो उससे अगला अवयव आता जाएगा, तो फिर बात आती है एक्स के की, तो एक्स के वापस से कहाँ जाए? x1 पर, तथा इसके अलावा जो भी बच गए f ऑफ एक्स जे वो सेल्फ की इमेज हो, ठीक है। किन के लिए? आप ये भी कह सकते हो j ग्रेटर देन k और लेस देन इक्वल टू n, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं कि j जो है वो k से तो बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू n हो, यानी बचे हुए सभी एलिमेंट सेल्फ की इमेज हो। ऐसे में हम f को क्रमचय कहेंगे, कौन सा? चक्रीय क्रमचय, साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है। इस बात को नोट भी कर लेते हैं। तब क्रमचय f के लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्रमचय f के लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो देखना, अदर वर्ड्स में आप देखना चाहें तो क्रमचय f समुच्चय S का चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि f के अंतर्गत प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव हो तथा अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम अवयव हो। ठीक है, आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा क्रमचय f जिसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उससे आगे वाला अवयव हो तथा अंतिम अवयव का प्रतिबिंब प्रथम अवयव हो, तो हम f को क्या कहेंगे? चक्रीय क्रमचय। ये आसान भाषा में कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो देख लो कि f इक्वल टू 1 2 5 7, मैंने ये चार एलिमेंट रख लिए f के अंदर, जबकि ये क्रमचय ना वो S7 का है। S7 से मतलब है S के अंदर 7 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन यहाँ एलिमेंट 4 ही डिनोट कर रखे हैं। इसका मतलब होता है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 1। बाकी जितने एलिमेंट S7 के बच गए वो सेल्फ की इमेज हैं। तो हम क्या कहेंगे? f बराबर 1 2 5 7 बिलोंग्स टू S7। कितनी लंबाई का हुआ? 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय है। और इस f इक्वल टू 1 2 5 7 का मीनिंग क्या है? कंप्लीट मीनिंग देखना चाहें तो आप फर्स्ट रो में s के सभी एलिमेंट को अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6 7।
एफ का मीनिंग है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7 और 7 की इमेज फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1। बाकी जो बच गए वो सेल्फ की इमेज हो जाते हैं। सिंपल है। लेंथ फिर भी क्या बोली जाएगी इसको, 4 लंबाई का, ठीक है ना, 4 लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन है, क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या 4 है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किसी साइकिल का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, या साइक्लिक परम्यूटेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, चक्र का प्रतिलोम, यानी इनवर्स ऑफ साइकिल। इनवर्स ऑफ साइकिल से क्या मतलब है, तो यही एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो f इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 5 7 बिलोंग्स टू S7, तो फिर f का इनवर्स हो जाएगा, इन अवयवों को पलट के लिख दो, इनका क्रम चेंज कर दो। मतलब जैसे 1 2 5 7 है तो 7 5 2 1, तो ये चक्र का प्रतिलोम हो जाएगा। सिर्फ क्या करना, आपको इनका क्रम बदल के लिखना है। तो ये परिभाषा नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जांपल आप देख सकते हो। बाकी परिभाषा ये होगी कि किसी भी चक्र के अवयवों का क्रम बदल के लिखने पर हमें इनवर्स साइकिल मिल जाता है, ठीक है। तो f इक्वल टू 1 2 5 7 है तो ये 7 5 2 1। अब जैसे इसका मतलब तो आप समझ गए, इसको और क्या क्या लिखा जा सकता है। अगर आप इस परम्यूटेशन को 1 से स्टार्ट करते हो तो 1 के बाद 1 की इमेज क्या है इसके अकॉर्डिंग 7, 7 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, यानी आप इसी साइकिल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार क्या हमें ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं कि इस परम्यूटेशन का इनवर्स क्या होगा, ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन मान लो ये ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, तो ये दोनों इक्वल ही हैं। और किन किन फॉर्म में लिखा जा सकता है वो भी देख लो। अगर मैं इसको 2 से शुरू करता हूं तो 2 की इमेज यहां से देख लो 1, 1 की इमेज 7, 7 की इमेज 5, ये और ये सब बराबर हैं। अगर मैं इसको शुरू करता हूं 5 से तो 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 7, माने ये चारों परम्यूटेशन इक्वल हैं। कई बार क्या होता है, इस चक्र का प्रतिलोम क्या होगा और ऑप्शन में ये नहीं है, इन तीनों में से कोई दे रखा है। तो आप ध्यान रखें ये सब एक ही मीनिंग है, ऑर्डर सेम रहेगा। 1 के बाद 7 आना है तो 7 के बाद 5, 5 के बाद 2, वो कैसा भी परम्यूटेशन हो सकता है। ये सब चक्र के प्रतिलोम हैं जो चारों आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास चक्र का प्रतिलोम। नेक्स्ट है चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ साइकिल। इसको इन शॉर्ट याद रखना है हमें कि जितनी चक्र की लंबाई होगी उतनी चक्र की कोटि होगी। वैसे परिभाषा भी बात करें तो किसी भी क्रम से f की कोटि वो प्राकृत संख्या n कहलाती है जिसके लिए f रेज़ टू द पावर n करने पर आइडेंटिटी आ जाए। परिभाषा तो ये है इसकी कि f रेज़ टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो n f का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ साइकिल f, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट हमें क्या करना है, यदि चक्र की लंबाई k है तो उसकी कोटि भी कितनी होगी, k ही होगी, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा देता हूं, परिभाषा प्लस ये कंडीशन। तो लिखो किसी चक्र f की कोटि वह
धनात्मक पूर्णांक n कहलाता है जिसके लिए f रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो। ये जो i है ना, इस i का मतलब है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, यानी कि तत्समक क्रमचय। ऐसा क्रमचय जिसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वो स्वयं हो। तो इस प्रोसेस से जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इस प्रोसेस से ऑर्डर फाइंड करना बहुत लेंदी होगा। तो इन शॉर्ट आपको जो ध्यान रखना है इसमें वो ये लिख दो कि आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है, ठीक है। या यो लिख सकते हो द ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आर इज आर ऑल्सो भी ना लगाएं तो भी चलेगा। यानी अगर किसी साइकिल की लेंथ आपको पता है तो वो लेंथ ही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। सिंपल सी बात है। यानी इस प्रोसेस से आपको टाइम लगेगा। किसी क्रमचय की पावर आप 1 के बाद 2 के बाद 3 4 पता नहीं कितने टाइम के बाद आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। ये एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास चक्र है, उसकी लंबाई तो आपको पता है, लंबाई होगी उस चक्र के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी साइकिल का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरण। नेक्स्ट परिभाषा है पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। एक ऐसा चक्र जिसकी लंबाई 2 हो, यानी द साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन। 2 लंबाई के चक्र को पक्षांतरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां लिख सकते हो ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज सेड टू बी ट्रांसपोजिशन, यानी कि 2 लंबाई के चक्र को पक्षांतरण कहते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास 1 2 है या 2 4 है। ऐसा वो हर चक्र जिसके अंदर सिर्फ अवयवों की संख्या 2 हो, वो क्या कहलाता है, पक्षांतरण। मान लो ये 1 2 है ना, ये S3 का मेंबर है। सपोज F इक्वल टू 1 2 S3 का मेंबर है। तो इस F का मीनिंग क्या होगा? इस F का मीनिंग है कि आप S3 के तीनों एलिमेंट तो लिख दो अपर रो में। अब 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज वही 1 हो जाएगी और जो एलिमेंट बच गया वो सेल्फ की इमेज है। ये है तो इस तरह का, लेकिन इसकी लंबाई 2 ही है। जब इसको चक्र रूप में लिखते हैं तो इसकी लंबाई 2 आती है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। मान लो ये 2 4 है ना, ये S4 का मेंबर है। तो इसकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो इस तरह से होगी कि आप S4 के चारों एलिमेंट लिख दो। 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 1 होगी, 3 बचे हुए एलिमेंट्स सेल्फ की इमेज होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, पक्षांतरण। ये भी पक्षांतरण है, क्योंकि जब इनको चक्र रूप में साइकिल फॉर्म में लिखा जाता है तब इनके अंदर 2 अवयव आते हैं, इसलिए इनको पक्षांतरण कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी एक डेफिनेशन और कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में आएंगे डिसजॉइंट साइकिल, असंयुक्त चक्र। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम डिसजॉइंट साइकिल। चक्र तो है ही, असंयुक्त चक्र नाम है डिसजॉइंट साइकिल। कोई 2 चक्र
जो किसी एक ही सेट पे डिफाइन हो डिसजॉइंट साइकिल कहलाते हैं, अगर उनका एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है ना, विद एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए ऐसे दो चक्र जिनका एक भी अवयव कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, वो चक्र कहलाते हैं असंयुक्त चक्र। मान लो आपको सेट तो दे रखा है S5, S5 से मतलब है इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट है। अब F तो इस तरह से है, मान लो 1 2 4 और G दे दिया मान लो आपको 3, 3 एंड 5। दोनों डिफाइन तो किस पर हैं, S5 पर हैं, लेकिन एलिमेंट एक भी कॉमन नहीं है, तो F और G एक दूसरे के क्या हो गए, डिसजॉइंट साइकिल। अगर दोनों चक्रों के एक भी अवयव कॉमन ना हो तो हम कहेंगे F और G क्या है, डिसजॉइंट साइकिल। तो इसका एग्जांपल लिख दीजिए सीधा, समुच्चय S इक्वल टू 1 2 3 4, 5 पर परिभाषित निम्न चक्र असंयुक्त हैं, जहां F को मैंने लिख दिया, कोई भी ले सकते हैं, बस एलिमेंट कॉमन ही होना चाहिए। जैसे 1 2 4 ले लिया और G ले लिया 3 5, जबकि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, F इक्वल टू 1 2 3 4 5। आपको दिए गए सेट के सभी एलिमेंट तो लिखने हैं अपर रो में, लेकिन F का मीनिंग है 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज वापस से 1, और ये दोनों सेल्फ की इमेज हो जाते हैं। ये तो F का मीनिंग है, क्योंकि डिफाइन दोनों S पर ही हैं। और G का मीनिंग है अपर तो आप वो पांचों एलिमेंट लिखेंगे ही, 3 के नीचे 5 और 5 के नीचे 3, बाकी सेल्फ की इमेज हो जाएंगे। तो ये जो दोनों क्रमचय हैं, दोनों चक्र हैं, एक दूसरे के डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, इनका कहीं भी जॉइंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। हमने डिस्कस किया था कि क्रमचों का गुणा क्रम विनिमय नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। कौन, परम्यूटेशन प्रोडक्ट, परम्यूटेशंस का मल्टीप्लाई कभी कम्यूटेटिव नहीं होता अगर लेंथ 3 या 3 से ज्यादा है। लेकिन डिसजॉइंट साइकिल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी अगर दो असंयुक्त चक्रों को गुणा किया जाए F.G और G.F, तो उन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। इनकी लेंथ कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिफाइन एक ही सेट पे होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं इसके बाद कहीं पे कि असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स बी कम्यूटेटिव। या यूं लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स बी कम्यूटेटिव। जबकि हमने ये पढ़ा था कि अगर n का मान 3 या 3 से ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि दो क्रमचों का गुणा क्रम विनिमय हो। ये हमने एग्जाम्पल भी देखा था फर्स्ट क्लास में कि F.G है ना, वो बराबर नहीं आया था G.F के, उनकी लेंथ 3 से ज्यादा थी, S5 पे डिफाइन थी। ठीक है ना, लेकिन इनको गुणा करेंगे ना, आप करके भी देखना आपको कि अगर F.G को गुणा करेंगे तो वो G.F के बराबर आएंगे। कब, जब ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट साइकिल हों, असंयुक्त चक्र हों। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ऑर्डर ऑफ साइकिल तो हमने पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन यानी कोई भी क्रमचय है उसका कोटि, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ
परम्यूटेशन, किसी क्रमचय की कोटि किस तरह से फाइंड की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी क्रमचय को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना है। अब डिसजॉइंट साइकिल्स की संख्या 2, 3, 4 या 1 भी हो सकती है। मतलब अगर एक ही साइकिल में सारे एलिमेंट आ गए तो बेटर है, फिर तो हम साइक्लिक परम्यूटेशन के बिहाव पर भी बता सकते हैं कि उसकी कोटि कितनी होगी। जैसे मान लो किसी क्रमचय को इस प्रकार से लिख दिया कि वो इस तरह से आ गया, देखो 1 2 4 3 5 और S5 पे डिफाइन है। कोई क्रमचय को साइकिल फॉर्म में लिख दिया और इस तरह से आ गए तो हम बता सकते हैं कि इस F की जो कोटि है ना वो 5 होगी, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है। लेकिन मान लो ये किस पे डिफाइन होता, S8 पे डिफाइन होता और बाकी के एलिमेंट कुछ इस तरह से आ जाते। दो डिसजॉइंट साइकिल बन गए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे में हम कैसे बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या है। तो हमें बने हुए दोनों या ज्यादा भी हो सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल के लेंथ का या ऑर्डर का हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। अब एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। जब हमें किसी क्रमचय का ऑर्डर फाइंड करना है तो किस प्रकार से करेंगे, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, फिर हम इसकी परिभाषा भी लिख देंगे। मान लो हमारे पास F कोई ऐसा क्रमचय है, देख लेना कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इसको हम साइकिल के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई में। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना 1 की इमेज कितनी है 9, तो वो इसके आगे आ जाएगा। साइकिल में हमने ऐसे ही लिखा था। अब देखो 9 की इमेज क्या है 8, तो 9 की इमेज देख ली 8। अब देखो 8 की इमेज क्या है 7। अब देखना है 7 की इमेज, तो 7 की इमेज कितनी है 5 की इमेज 6 की इमेज 4 की इमेज 1 रिपीट हो गया। देखो 4 की इमेज 1 रिपीट होते ही हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो इनमें बचे हुए एलिमेंट्स में से सबसे छोटा कौन है, उससे हम अगला परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। यानी देखो 1 के बाद 2, इस पूरे साइकिल में 2 नहीं आया ना, तो यहां 2 से स्टार्ट किया। 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज कितनी हो गई 2, इसको हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब देखो सारे एलिमेंट आ गए ना। हो सकता है ये सारे एक ही साइकिल में आ जाएं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 9 के 9 एलिमेंट अगर एक ही साइकिल में आ जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ F हो जाता है 9। लेकिन अब क्या हुआ 7 एलिमेंट तो एक साथ आए हैं, 2 अलग आए हैं। तो हमें क्या करना है, उन एलिमेंट्स का एलसीएम लेना है। मतलब इस डिसजॉइंट साइकिल का ऑर्डर तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो ऑर्डर कितना है 7, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो हमें 7 और 2 का एलसीएम लेना है, वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ F। तो कितना आ गया 7 और 2 का एलसीएम हो गया 14, एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर। तो 7 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया 14। इस तरह की आपको क्वेश्चंस को देखना है, ऐसे परम्यूटेशन की ऑर्डर कैसे फाइंड होगा। परिभाषा ये बन जाएगी, किसी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणा में लिखने पर सभी साइकिल के या डिसजॉइंट साइकिल के ऑर्डर का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त लेने पर वो होगा ऑर्डर ऑफ F। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणा में लिख लीजिए सबसे पहले, फिर हर असंयुक्त चक्र की ऑर्डर निकाल लो, उन ऑर्डर का एलसीएम लेंगे तो वो उसका ऑर्डर आ जाएगा F का। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब आप चाहें तो हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं F इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 2
6 1 4 5 2 7 एंड 3। मान लो f हमें ये दे रखा है, s 7 पे डिफाइन है, ये जो नंबर है ना ये सब आएंगे अगर f इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। इसको हम साइकिल फॉर्म में लिखते हैं। देखो 1 की इमेज 6, 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। समझना, देखो 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, उस ऑर्डर से हमने सबको अरेंज कर दिया और जैसे ही पहला एलिमेंट रिपीट हो जाए ना वहां पे इसको क्लोज कर दो। अब क्या हुआ, f को साइकिल की फॉर्म में लिखने पर सारे एलिमेंट एक ही साइकिल में आ गए। देखो 1 6 7 3 4 5 2, सातों एलिमेंट इसमें आ गए। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ f कितना है, 7। अगर ये 2 या 3 या 4 डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई में लिखा जाता तो फिर उन सब का एलसीएम ले लेते अपन। ठीक है, ये हो जाती है क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। इसके बाद आता है टाइप ऑफ परम्यूटेशन में सम तथा विषम क्रमचय। ठीक है, ऑड एंड इवन, सम तथा विषम क्रमचय। ठीक है, इसको कह सकते हैं इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, उसी तरह से किसी परम्यूटेशन को हमें साइकिल के मल्टीप्लाई में लिखना है, उन साइकिल्स को हमें चेंज करके और ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरण रूप में लिखना है। सीधे एग्जांपल पे आते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। f इक्वल टू, मान लो इस तरह से दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 2, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, 6 3 1 5 7 6 4 या 4 6 कर दो, है ना। हमने एक क्रमचय बना लिया, 1 2 नहीं आया, इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये लो इसको चेंज कर देते हैं। हमने एक क्रमचय कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, उनकी इमेज बता रखी है 1 2 3 4 5 6 7। एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए वरना क्रमचय की परिभाषा का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, हर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए और हर एलिमेंट की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये दोनों शर्त तभी पूरी होंगी जब नीचे सारे के सारे एलिमेंट और अलग अलग हों, डिफरेंट हों। अब देखो हम इसको लिख रहे हैं साइकिल के मल्टीप्लाई में, तो देखो 1 की इमेज कितनी है 6, 6 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज वापस से क्या आ गई 1, तो हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, पक्षांतरण के गुणा में कैसे लिखेंगे। पहले एलिमेंट को सबके साथ अरेंज करना है, लेकिन इस तरह से कि पहली बार 1 के साथ लास्ट एलिमेंट आएगा, मतलब 1 3 क्लोज कर दीजिए। पक्षांतरण का मतलब है ऐसा चक्र जिसकी लंबाई 2 हो। फिर 1 के साथ 2 लास्ट से शुरू करेंगे, 1 के साथ 7, 1 के साथ 5, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 6। ठीक है, 1 के साथ लास्ट से शुरू करोगे, 1 3 1 2 1 7 1 5 1 4 1 6। अब काउंट करोगे कितने पक्षांतरण बन गए, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, और 6 कैसा नंबर है इवन, यानी कि ये जो क्रमचय हमें दे रखा है ये इवन है। यानी आपको क्या लिखना होता है यहां पे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इक्वल टू 6, ब्रैकेट में लिखेंगे इवन, सो f इज ए इवन परम्यूटेशन। f क्या हो जाएगा, एक इवन परम्यूटेशन हो जाएगा।
इसको ध्यान रख लें पूरा। यानी किसी परम्यूटेशन को पक्षांतरणों के गुणा में लिखने पर पक्षांतरणों की संख्या सम है तो क्रमचय सम कहलाएगा, और उनकी संख्या अगर विषम है तो क्रमचय विषम कहलाएगा। चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं और ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, किसी क्रमचय f को, या नाम भी ना दें तो सीधा लिख सकते हैं, किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखने पर पक्षांतरणों की संख्या सम है तो क्रमचय क्या कहलाएगा? समक्रमचय। तथा संख्या अगर विषम है तो विषम क्रमचय कहलाएगा। तथा पक्षांतरणों की संख्या विषम होने पर क्रमचय विषम क्रमचय कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप किसी सम और विषम क्रमचय को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप चाहे तो हम इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखना, f दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ इस तरह से मान लो 2 4 8 9 7 1 6 3 and 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वहीं से काम करो, इसको साइकिल की फॉर्म में लिखते हैं तो 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज है 9, 9 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 6। ध्यान देना, आप 6 की इमेज है 1 तो रिपीट हो गया, क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो इनमें वो एलिमेंट जो सबसे छोटा हो और इसमें नहीं हो, मतलब 1 2, अब देखो 3 होगा ना सबसे छोटा बचे हुए एलिमेंट्स में, तो इस क्रमचय को अब 3 से शुरू कर दो। 3 की इमेज कितनी है 8, 3 की इमेज 8, 8 की इमेज क्या आ गई 3, इसको भी क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो बाकी कुछ बच गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट आ गए। अब हमें तो ये चेक करना है, दोनों काम करेंगे इसमें, हम क्रमचय की कोटि भी बात करेंगे और सम विषम पे भी बात करेंगे। ऐसे केस में किसी क्रमचय की कोटि कितनी हो जाती है, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं 7, तो इसकी कोटि तो कितनी है 7, इसकी कोटि है 2, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 14। ये तो इस f का ऑर्डर होगा। और रही बात अब सम विषम क्रमचय बताने की, तो आपको इसको किस तरह से लिखना है, पक्षांतरणों के गुणा में। तो 1 के बाद 6, 1 7 1 5 1 9 1 4 1 2, और ये खुद पक्षांतरण है ही क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट हैं 3 8। नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें टोटल पक्षांतरण कितने हैं 7 हैं, तो ये कैसा क्रमचय हो गया विषम क्रमचय। f क्या है विषम, यानी कि ओड क्रमचय है, ओड परम्यूटेशन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी है 7, और 7 कैसा नंबर है विषम संख्या है। इस तरह से आप किसी परम्यूटेशन का ऑर्डर और उसके इवन ऑड की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट चीज जो इसमें बच जाती है वो देख लीजिए, लास्ट है उसको नोट करना है बस आपको।
अपना टॉपिक जो है परम्यूटेशन ग्रुप आज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक न्यूमेरिकल जरूर हम देखेंगे इसमें। सबसे लास्ट में आता है एकांतर ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? जैसे हम ये जानते हैं कि अगर आपने जो परिमित समुच्चय लिया है Sn, उसमें n एलिमेंट होने पर टोटल कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं? पहली क्लास में हमने बात की थी n फैक्टोरियल। टोटल परम्यूटेशन कितने बनाए जा सकते हैं? n फैक्टोरियल। अब उन n फैक्टोरियल में से हम समक्रमचों को अलग कर दें, यानी कि E1 को अलग कर दें और विषम क्रमचों को अलग कर दें, तो सीधी सी बात है एक के बाद एक सम एक बाद विषम आने हैं क्रमचे। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? n फैक्टोरियल बाई 2 और इनकी भी संख्या कितनी होगी? n फैक्टोरियल बाई 2। ये जो n फैक्टोरियल बाई 2 का एलिमेंट है जो सेट बनेगा, तो उसमें ध्यान रखना कि एक जो तत्समक क्रमचे होता है ना, तत्समक क्रमचे आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वो हमेशा एक समक्रमचे माना जाता है, उसको हमेशा इवन परम्यूटेशन माना जाता है। यानी जब आप ग्रुप बनाएंगे, जब हम बात ग्रुप की करेंगे, तो उसमें वो 4 प्रॉपर्टी चाहिए होती है हमें। कौन कौन सी बात करें तो क्लोजरनेस, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी की कंडीशन समक्रमचों वाले समुच्चय में तो होगी, लेकिन विषम में नहीं होगी। संख्या दोनों की बराबर है, लेकिन तत्समक क्रमचे सिर्फ समक्रमचे माना जाता है। तो उन n फैक्टोरियल बाई 2 एलिमेंट्स के साथ क्रमचे गुणा के लिए, संक्रिया क्या है? क्रमचे गुणन। इस संक्रिया के लिए वह समुच्चय ग्रुप का निर्माण करता है, ग्रुप की चारों कंडीशंस को फॉलो करता है। तो उस ग्रुप का नाम होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है तो उसको डिनोट कर दिया जाता है an से। तो an वो समुच्चय है जिसके अंदर सिर्फ क्या रहे? समक्रमचय, उसमें आते हैं समक्रमचय। ठीक है, ये समक्रमचय और क्रमचयों का गुणा इस संक्रिया के लिए ग्रुप का निर्माण करते हैं। उसी ग्रुप का नाम होता है एकांतर ग्रुप। तो इसको आप नोट कर लीजिए। किसी परिमित समुच्चय Sn पर परिभाषित सभी या समस्त समक्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन के लिए ग्रुप होता है, जिसे एकांतर ग्रुप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एकांतर ग्रुप, यानी कि अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। एकांतर ग्रुप को an से व्यक्त किया जाता है। तथा एकांतर ग्रुप की कोटि, यानी उस ग्रुप में अवयवों की संख्या n फैक्टोरियल बाई 2 होती है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखें एकदम से। परिभाषा क्या है और उसको किससे डिनोट किया जाता है और उस ग्रुप की कोटि कितनी होगी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में आप अगर प्रोनाउंसिएट करना चाहें तो हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन
defined on a finite set Sn be a group for permutation multiplication या for multiplication of permutation भी कह सकते हैं. It is said to be alternating group. It is denoted by an and the order of group an is equal to n factorial by 2. ठीक है ना. तो ये हो गया आपके पास एकांतर ग्रुप. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है ना. टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो होंगे n फैक्टोरियल जो Sn पे डिफाइन होते हैं, उनमें से सम होंगे n फैक्टोरियल बाई 2 और विषम हो जाएंगे n फैक्टोरियल बाई 2. ये वाले जो है ना n फैक्टोरियल बाई 2 ये हमेशा ग्रुप की चारों कंडीशन को फॉलो करेंगे ही करेंगे. तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रख लें. ठीक है. इसके बाद हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. उसके बाद आपका ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है ये कंप्लीट हो जाएगा. इस एक परम्यूटेशन में मैं आपको सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा. ध्यान से देखें आप क्वेश्चन. आपको कुछ परम्यूटेशन दे रखे हैं, देखना. इफ f इक्वल टू 1 2 5 7 एंड g इक्वल टू जी. इस तरह से आपको कोई परम्यूटेशन दे रखा है. ठीक है. देन फाइंड एफ जी एफ इनवर्स. ठीक है ना. इसमें मल्टीप्लीकेशन भी आप सीख जाएंगे, इसमें इनवर्स निकालना भी सीख जाएंगे. ठीक है. इससे तो इतनी बातें हो जाएंगी. ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एफ जी एफ इनवर्स. उस एफ जी एफ इनवर्स का ऑर्डर भी हमें फाइंड करना है. एंड चेक द कंडीशन ऑफ इवन और ऑड परम्यूटेशन. इवन ऑड की कंडीशन को भी चेक करना है. यानी इस एक क्वेश्चन में लगभग सारे मीटर आ जाएंगे. ठीक है ना. सारे लगभग मीटर आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इवन ऑड परम्यूटेशन बताने के लिए आप उनमें ट्रांसपोजिशन शो करेंगे. एफ जी एफ इनवर्स में मल्टीप्लाई और इनवर्स आ जाएगा. ऑर्डर बताने के लिए आप उनको डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में भी लिख देंगे. यानी कंप्लीट मीटर आपको इस एक न्यूमेरिकल से मिल जाएगा. अब सबसे पहले तो आप इनको मैनेज करो. ये तो आपको दिख गया कि ये दोनों परम्यूटेशन S7 पे डिफाइन है. यानी सबसे पहले तो आप इनको इनकी एक्चुअल फॉर्म में अरेंज कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास एफ भी इसी फॉर्म में होना चाहिए. इससे आपका साइकिल या साइक्लिक परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. यानी एफ क्या दे रखा आपको? एफ दे रखा है 1 2 5 7. ठीक है. लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमें उसी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा. तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं? 1 से 7 तक के सारे एलिमेंट पहले तो ऊपर अरेंज कर दो. अब इसका मीनिंग बताओ. 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 7 है और 7 की इमेज 1 है. बाकी जो बच गए वो सेल्फ की इमेज है. ये तो है एफ. जी हमें सही फॉर्म में दे ही रखा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 4 7 5 2 3 1 सॉरी यहाँ तक 7 तक ही है ना अपने पास. 5 2 6 जी हमें ये दे रखा है. इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखो एफ जी. ठीक है. सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? एफ इंटू जी. तो अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं. एफ आपके सामने है, जी भी है. हमें क्या करना होता है? जी को एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 3 1
4 7 5 2 6। ठीक है, जी की जो सेकंड रो है वो यहां बना देते हैं 3 1 4 7 5 2 6। इमेज एफ से देखेंगे 3 के नीचे क्या आना चाहिए 3, 1 के नीचे 2, 4 के नीचे 4, 7 के नीचे 1, 5 के नीचे 7, 2 के नीचे 5, 6 के नीचे 6। ठीक है, ये F है, ये G है। बस हमने इसको इस रो के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया ताकि ये रो इससे कैंसिल हो जाए। ये कंसेप्ट हम दिमाग में रखते हैं। तो कितना बच गया, ये रो जब इससे कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर तो आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे आ जाएगा 3 2 4 1 7 5 6। ये तो हमने क्या फाइंड कर लिया एफ जी। इससे तो आप क्या सीख गए, दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई। अब हमें क्या निकालना है एफ इनवर्स। तो जब एफ साइकिल फॉर्म में दे रखा है तब तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है। क्या करना है, इनको ऑर्डर चेंज करके लिख दो 7 5 2 1। और इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है, आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7। इमेज यहां से देखनी है तो देखो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, एफ इनवर्स का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। 1 की इमेज है 7, ठीक है, 2 की इमेज है 1, 7 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 2, ठीक है। बाकी जो बच गए वो सेल्फ की इमेज हो जाते हैं। ये हमारे पास है एफ इनवर्स। एफ जी भी आपने फाइंड कर लिया, एफ इनवर्स भी अपने पास है, तो हम एफ जी एफ इनवर्स निकाल सकते हैं यहां से। इसलिए एफ जी एफ इनवर्स करना क्या है, फर्स्ट जो परम्यूटेशन है उसको तो एज इट इज, सॉरी सेकंड को, ठीक है। तो सेकंड परम्यूटेशन कौन आएगा, एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स की जो लोअर रो है वो इसमें अपर रो फॉर्मेट में बना लेते हैं 7 1 3 4 2 6 5। इमेज यहां से देख लेंगे क्योंकि देखो एफ इनवर्स ये आएगा ना, यहां पे आप ये तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 1 3 4 2 6 5, ये तो एफ इनवर्स। तो एफ जी के लिए जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसके अकॉर्डिंग अरेंज करनी होती है। लेकिन इमेज यहां से देखेंगे, देखो 7 की इमेज कितनी है 6, 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 1, 2 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 5 और 5 की इमेज है 7, ठीक है। अब ये वाली रो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो एफ जी एफ इनवर्स कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे बच जाएगी ये वाली रो 6 3 4 1 2 5 7। ये किसका माना गया, एफ जी एफ इनवर्स। आप किसी परम्यूटेशन का इनवर्स निकालना भी सीख गए हैं, दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई भी सीख गए हैं। यहां भी हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। अपने पास एफ जी एफ इनवर्स एक रिजल्ट आ गया, हमने क्या फाइंड कर लिया, एफ जी एफ इनवर्स। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको अब इरेज करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद हमें ऑर्डर निकालना है एफ जी एफ इनवर्स का। तो देखो क्योंकि एफ जी एफ इनवर्स कितना है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 6 3 4 1 2 5 7, ठीक है ना। एफ जी एफ इनवर्स इतना आ गया। हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर निकालने के लिए हम इसको डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखो साइकिल के फॉर्म में 1 के बाद 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1 है तो क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो एलिमेंट रिपीट हो गया। 7 की इमेज 7 है तो कभी भी एक एलिमेंट को किसी परम्यूटेशन में शो नहीं किया जाता। अगर ये वो यहां छूट गया इसका मतलब बचा हुआ एलिमेंट सेल्फ की इमेज होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही। तो हमने क्या कर लिया, एफ जी एफ इनवर्स को साइकिल फॉर्म में लिख दिया और उस साइकिल की लेंथ कितनी है 6 है ना उसकी लेंथ।
6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसकी जितनी लेंथ है उतना ही एफ जी एफ इनवर्स का ऑर्डर होता है। अगर ये 2 डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लाई में आता तो दोनों डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ का एलसीएम लेते, लेकिन यहां जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एफ जी एफ इनवर्स का ऑर्डर कितना हो गया, इसको ऐसे मेंशन करते हैं, सिंस लेंथ ऑफ एफ जी एफ इनवर्स इज 6, क्योंकि एफ जी एफ इनवर्स की लेंथ कितनी है, 6 है। Therefore order of एफ जी एफ इनवर्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो एफ जी एफ इनवर्स का ऑर्डर 6 होगा। लास्ट चेक हमें ये करना है कि ये इवन है या ऑड परम्यूटेशन है। तो हमें अब क्या करना है, इसको पक्षांतरण के मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई में। तो क्योंकि एफ जी एफ इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, देखो ये गिवन अपने पास, ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई में कैसे लिखते हैं, पहले एलिमेंट के साथ ये सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ऑर्डर पीछे से शुरू होगा, यानी 1 4 1 3 1 2 1 5 1 6। देखो 1 4 1 3 1 2 1 5 1 6। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के मल्टीप्लाई में लिखने पर ट्रांसपोजिशंस की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। 5 कैसा नंबर है, विषम है, ओड है। इसका मतलब ये हुआ एफ जी एफ इनवर्स इज एन ओड परम्यूटेशन। तो हमने उसकी ये कंडीशन भी फाइंड कर दी। हमने एफ जी एफ इनवर्स फाइंड कर दिया, ऑर्डर ऑफ एफ जी एफ इनवर्स हो गया, ऑड इवन की कंडीशन भी चेक कर दी। ठीक है ना, यानी इस एक क्वेश्चन से हमने लगभग सारा काम कर दिया, सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली। अब इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपका परम्यूटेशन ग्रुप आज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बनाते रहें। चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।